देखिए, ये आप लोगों को जो चैप्टर है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसमें जो ये टेबल आपके सामने जो है ये आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है। ये मैंने अलग से बुक से लिया है और ऐसी मैंने आपको 3 टेबल अभी एक के बाद एक बताऊंगा। इन तीनों टेबल में ही पूरे चैप्टर का सार है, पूरा एब्स्ट्रैक्ट। अगर आपने इन टेबल को अच्छे से समझ लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पूरा चैप्टर इसी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको अभी ब्रीफ करता हूँ एक के बाद एक। अब देखिए, सबसे पहले इसके अंदर आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। ठीक है, इसमें दे रखा है ऑल ह्यूमन डिजीज कैन ब्रॉडली बी, यानी सारी इंसानों की जो बीमारी हैं उनको 2 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड करा है, कंजेंटल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, कंजेंटल डिजीज का मतलब होता है कंजेंटल डिजीज का मतलब होता है ऐसी बीमारियां जो जन्म के पहले ही हमारी बॉडी में अवेलेबल थी। यानी ये इस तरह की जो बीमारियां होती है कंजेंटल बीमारी डिजीज, ये जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से होती है, यानी जीन्स में गड़बड़ होने से हमारी बॉडी में होती है। और वो आगे जाकर के जैसे ही कुछ एज बढ़ती है या जन्म के दौरान या मेच्योरिटी के समय जब जिस बीमारी का जैसा सिम्टम्स होता है वैसे वो अपना प्रभाव दिखाती है। तो ऐसी बीमारियों को कंजेंटल डिजीज या बिफोर बर्थ जिसको अपन कहते हैं, ऐसी डिजीज जो इसमें एग्जांपल में बता दूं कंजेंटल डिजीज का, एक तो होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया मैंने थोड़ा सा 11 में भी बताया था आपको, फिर से बताता हूँ। अभी ब्रीफ बताऊं क्योंकि ये बीमारियां सारी दूसरे चैप्टर में भी है, सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से। सिकल सेल एनीमिया का मतलब होता है, पहले तो बात करें डिफिशियंसी ऑफ ब्लड, यानी हमारी बॉडी में जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसको एनीमिया कहते हैं। लेकिन सिकल सेल एनीमिया थोड़ी सी एडवांस स्टेज होती है। इसमें हमारी आरबीसी का शेप सिकल यानी दराता जो घास काटने का होता है उसके जैसा हो जाता है ना। तो इस तरह की एबनॉर्मलिटी को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। जिन व्यक्तियों को ये बीमारी होती है उनकी आरबीसी हीमोग्लोबिन बाइंड करने में पूरी तरह से कैपेबल नहीं होती है और वो ठीक से हीमोग्लोबिन बाइंड नहीं कर पाती है। व्यक्तियों को सांस लेने में तकलीफ वगैरह परेशानी होती है। इस पे अपन और डिस्कस करेंगे बाद में। इसको हम लोग सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। दूसरी कंजेंटल डिजीज में अपना आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया वो बीमारी होती है, आपको शायद थोड़ा सा नॉलेज है इसका 10th लेवल से, जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है, यानी ब्लीडिंग डिजीज भी कहते हैं इसको। इसमें व्यक्ति का ब्लड लगातार बहता रहता है, यानी जो नेचुरल हमारा जो ब्लड क्लॉट करता है वो नहीं हो पाता है। ऐसी बीमारियों को हीमोफीलिया कहते हैं। ये बीमारी भी जेनेटिक बीमारी होती है, यानी पेरेंट टू चिल्ड्रन जनरेशन ये ट्रांसफर होती है। तीसरी होती है डायबिटीज। डायबिटीज का भी एक टाइप होता है जो 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 जीन्स पे बेस्ड होती है जेनेटिकली, यानी अगर अपने पेरेंट्स को है तो भी बच्चों को होती है। जिसमें आपने देखा होगा कि शुगर का जो लेवल हमारा जो इंसुलिन कंट्रोल करता है पेनक्रियास से जो सिक्रेट होता है, वो इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में बॉडी में नहीं बन पाता है और उससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इसको हम लोग डायबिटीज कहते हैं। एक और चौथा जो नंबर आ रहा है यहाँ पे जो इसमें 3 लिखा हुआ है फिनाइल कीटोयूरिया। ये एक्चुअली इस बीमारी में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आप लोग थोड़े अपने दोस्तों को वगैरह को भी आप चिढ़ाते होंगे थोड़ा सा मेंटल के जो बोलते हैं ना, पार्शली मेंटल यानी हाफ पागल। ये थोड़ा सा उस तरह की बीमारी है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के ब्रेन के अंदर फिनाइल कीटो का थोड़ा सा फिनाइल कीटोयूरिया का थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, यानी कह सकते हैं कि थोड़ा सा टॉक्सिक सब्सटेंस ब्रेन के अंदर जो नेचुरल हमारी बॉडी से रिमूव होना था, एक्सक्रीट आउट होना था, वहां से ब्लड में जाना था, वो नहीं होते, वहां पे एक्यूमुलेशन थोड़ा इकट्ठा होने लगता है। ऐसे व्यक्ति में धीरे धीरे न्यूरॉन डैमेज होने लगते हैं और इस बीमारी को फिनाइल कीटोयूरिया कहते हैं। मतलब व्यक्ति थोड़ा सा पार्शली मेंटल टाइप हो जाता है इस बीमारी में। ये सारी बीमारियां जो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके ये एमपी बोर्ड पैटर्न इसलिए डिटेल कर रहा हूँ, सीबीएसई में अलग तरह से आता है। एमपी बोर्ड में क्या होगा कि इन्हीं बीमारियों के नाम पूछे जाएंगे, या तो इनके सिम्टम पूछे जाएंगे, या कैसे होती है, इनका पॉजिटिव एजेंट, इनका ट्रीटमेंट, या ये बीमारी कौन सी, कुछ भी आएगा इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बच्चे लोग ये जो मैंने 4 बीमारी आपको बताई ये थी कंजेंटल डिजीज। उसके बाद इधर मैं आपको बता रहा हूँ एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो हमको पहले से नहीं थी, है ना, वो हमें मिली, चाहे हमने गलती से या जानबूझ के हमारी बॉडी में जिसने इंटर करा, ऐसी बीमारियों को एक्वायर्ड डिजीज या आफ्टर बर्थ जन्म के बाद हमारी बॉडी में आई ऐसी बीमारियों को एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं।
अब एक्वायर्ड डिजीज को इन्होंने फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज, यानी ऐसी बीमारियां जो एक दूसरे से फैलती है, ऐसी बीमारियों को इन्फेक्शियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। इसकी दूसरी कैटेगरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी ऐसी बीमारियां जो एक दूसरे से नहीं फैलती है, उनको नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। मैं फिर से आता हूँ थोड़ा सा कम्युनिकेबल डिजीज पे। कम्युनिकेबल डिजीज को यहाँ पे आपको समझा रखा है, एरो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। ये वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज, हेलमिंथ डिजीज और फंगल डिजीज, ये पांचों की पांचों जो कैटेगरी है, ये वो है जो आपने अच्छी तरह से देखा हो। जैसे वायरल अभी आप जानते हैं अच्छी तरह से, बहुत जल्दी फैलता है एक दूसरे में, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज के अंदर आप देखें जैसे कि ये प्लेग हुआ, है ना, कोलेरा हुआ, ये ऐसी बीमारियां होती जो बहुत ज्यादा मास पहले, यानी जैसे अभी कोरोना आया ना, ऐसे कुछ सालों पहले अपने यहाँ प्लेग वगैरह ऐसे फैल चुका है जिससे कई हजारों लोग मर चुके हैं। तो बैक्टीरियल डिजीज भी उतनी ही खतरनाक है जितनी वायरल डिजीज, तो इसको बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं। तीसरे नंबर पे आती है हमारी प्रोटोजोअल डिजीज। प्रोटोजोआ में कौन आता है? आपका अमीबा यानी एंट अमीबा वगैरह जो होता है ना इस तरह का, या कुछ प्लाज्मोडियम आपको पता है जो मलेरिया फैलाता है, ये भी डिजीज, यानी एक को मलेरिया है, अगर उससे मच्छर ने अपनी बॉडी पे किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को काट के हमारी बॉडी में अगर वो बाइट करता है या ब्लड ट्रांसफ्यूज वो इंसर्ट करता है, तो हमारी बॉडी में भी आ जाता है, इसलिए ये भी कम्युनिकेबल डिजीज कहलाएगी। हेलमिन्स, हेलमिन्स मतलब होते हैं वर्म्स, ये स्केरिस वगैरह जो होते हैं, ये इनके एग वगैरह जो होते हैं वो सब्जियों के थ्रू या बाहर से जो कंटामिनेशन धूल मिट्टी के थ्रू हमारी बॉडी में आ जाते हैं और हमें ये इन्फेक्ट करते हैं। ऐसी बीमारियों को भी हम लोग हेलमिन्स डिजीज कहते हैं। फिर आता है आपका फंगल डिजीज। ऐसी बीमारियां जो फंगल डिजीज भी बहुत कॉमन है, एक दूसरे को फंगल कहते हैं ना, वो दांत वात के एड में बताते हैं कि आपको हो गया तो बच्चे को भी हो जाएगा, तो इस तरह की बीमारियों को फंगल डिजीज कहते हैं। तो ये बच्चे लोग, ये इतनी जो कैटेगरी है ये सब कम्युनिकेबल डिजीज की। अब थोड़ा सा डिस्कस हम लोग कर लेते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आप देखेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आती है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको भी देखो बात करते हैं हम लोग। हाँ। इसमें आएगा आपका, एक तो ये दे रखा है डीजेनरेटिव डिजीज, है ना। डीजेनरेटिव डिजीज का मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जो हमारे बॉडी में किसी ऑर्गन के ठीक से काम नहीं करने से या उसके कमजोर होने से, उसके वीक होने से होती है, ऐसी बीमारी को डीजेनरेटिव डिजीज कहते हैं। जिसमें हार्ट डिजीज आती है, जैसे हार्ट सबका पहले एक जैसा होता है बढ़िया, लेकिन धीरे धीरे कोई ज्यादा फैटी ऑयली वगैरह खा रहा है या कुछ और उसके गलत खाने पीने या गलत हैबिट्स की वजह से हार्ट में धीरे धीरे ब्लॉकेज आ जाना, वाल वगैरह का खराब हो जाना, ये एक डिजेनरेटिव डिजीज का एग्जांपल, जिसमें हार्ट डिजीज भी आती है। एक आता है डिफिशियंसी डिजीज। तो डिफिशियंसी डिजीज का मतलब होता है, डिफिशियंसी मतलब कमी। हमारी बॉडी में जब किसी विटामिन वगैरह या प्रोटीन वगैरह की कमी से जो एबनॉर्मलिटीज होती है, उसको हम लोग डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। जिसमें स्कर्वी, ये विटामिन की कमी से होने वाली हमारी बॉडी में एक मेन डिजीज है ना। फिर आता है एलर्जी। एलर्जी कैसे होगा? हमारी बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट जब हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाने लगती है, कोई फॉरेन सब्सटेंस को एंटीजन कहते हैं, उसके अगेंस्ट जब हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाने लगती है, तो उसके रिस्पांस पे हमें छींकना, खांसना, स्किन पे दाने हो जाना, ये सब सिम्टम्स आते हैं, इसको एलर्जी कहते हैं। उसके बाद कैंसर। कैंसर आप लोग जानते हैं, उसको बोलते हैं अपन अनकंट्रोल ग्रोथ या मेलिग्नेंसी, यानी जब हमारी बॉडी की कोई सेल जरूरत से ज्यादा ग्रोथ या मल्टीप्लीकेशन करने लगती है, तो वो सेल नॉर्मल सेल से अपना नेचर चेंज करके कैंसरस या मेलिग्नेंट सेल कहलाती है, जिसको हम लोग कैंसर कहते हैं। फिर आता है आपका जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज अभी अपन ने ऊपर डिस्कस करा था, जो जीन्स में एबनॉर्मलिटी की वजह से होती है, इसमें हीमोफीलिया वगैरह आता है। फिर आता है सोशल डिजीज के अंदर, यानी सामाजिक विकृति या खराब संगति की वजह से जो हमें हमारे अंदर जो आती है, ऐसी डिजीज को सोशल डिजीज कहते हैं। जैसे ड्रग एडिक्शन, नशा, है ना। एक व्यक्ति भाई नशा करेगा तो दूसरा भी उसके साथ, उसका दोस्त भी देखेगा और उसके देखा देखी वो भी करके वो भी नशे की बुरी लत में पड़ेगा। इस तरह की बीमारियों को सोशल डिजीज कहते हैं। ठीक है। फिर आता है मैकेनिकल डिजीज। ये मैकेनिकल डिजीज मतलब जैसे कोई किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया वगैरह, ये इस तरह से जो प्रॉब्लम में होती है वो मैकेनिकल डिजीज कहलाती है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा चैप्टर, मतलब ये वाला जो टेबल है अपनी, ये सभी को समझ में आ गई होगी। इसको मैंने आपको ग्रुप में इसीलिए पहले सेंड कर दिया था कि आप अच्छे से इसको समझ सकें।
ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे बताता हूँ। अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर, ये है आपका कम्युनिकेबल डिजीज का टाइप। ये आप लोग रट लेना, क्योंकि ये जो 5 पॉइंट है इसमें आपको एग्जाम में जरूर कंफ्यूज करेंगे, है ना। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आप लोगों से पूछ लिया कि पोलियो एक बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है ना। तो कुछ बच्चे उसको बैक्टीरियल बताते हैं, कुछ वायरल बताते हैं, ऐसे वो कंफ्यूज करते हैं। या फिर जैसे आपसे पूछ लिया कि मलेरिया बैक्टीरियल है कि वायरल है, अब बच्चा कंफ्यूज, जबकि वो एक्चुअली इसमें बड़े बड़े स्टूडेंट भी कंफ्यूज होते हैं, एक्चुअली में वो प्रोटोजोअन डिजीज कहलाती है, ना बैक्टीरियल है ना वायरल है। तो थोड़ा सा अब इन चीजों को, इस 4-5 लाइन को अगर आप रट लेंगे तो आई एम श्योर कि आपका एक आध ऑब्जेक्टिव यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताता हूँ, बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरियल डिजीज का मतलब होता है ऐसी बीमारियां जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हमारी बॉडी में आती है। इसमें एक कोलेरा, इसको हेजा कहते हैं, डिप्थेरिया कल बताया था मैंने, टाइफाइड, टिटनस, ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी कहते हैं, प्लेग, हेजा जिसको अपन कहते हैं लेप्रोसी। ये लेप्रोसी कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ नहीं जानते, बता दूं, इसको कुष्ठ रोग कहते हैं। ये पहले अपने इंडिया में बहुत ज्यादा होता था, अब लगभग लगभग अपने से नील हो गया है ना। जब ये बीमारी होती है, ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम का जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अगर इंटर कर जाता है, ये इसका सबसे खतरनाक पहलू ये है कि इसमें हमारे ऑर्गन डिजेनरेट होने लगते हैं। मतलब जैसे उंगलियां जो होती है वो टूटने लगते हैं, उनके आगे के पोर धीरे धीरे। ऐसे तुम देखा वो रोड किनारे वो जो बेचारे भीख मांगते हैं, वो लोग कुष्ठ रोग के जो जो होते हैं पर्सन, वो उनकी उंगलियां देखना तुम लोग छोटी सी टूटी टूटी, क्योंकि इसमें ये ऑर्गन हमारे डैमेज होने लगते हैं, है ना। फिर आता है वूपिंग कॉफ, एक तरह की खांसी है, ये इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये जो इतने मेन है, ये सारे के सारे बैक्टीरियल डिजीज कहलाते हैं। फिर अपन सेकंड नंबर पे आता है वायरल डिजीज। वायरल डिजीज के में आएगा आपका ऐसी बीमारी जो वायरस इन्फेक्शन से होती है हमारे बॉडी में। इसमें सबसे पहले चिकन पॉक्स, आपने पढ़ा होगा, छोटी माता बड़ी माता है ना, ये स्मॉल पॉक्स, मीजल्स जिसको खसरा कहते हैं, मम्स। मम्स एक गले में अपने होने वाला इन्फेक्शन होता है, जिसमें अपने गले के दोनों तरफ नीचे यहाँ पे फूल जाता है व्यक्ति का। इसको अपनी लोकल भाषा में तोबरा कहते हैं। ये पूरा दोनों तरफ के गाल यहाँ से नीचे से फूल जाते हैं गले में से, ये मम्स कहलाता है। ये भी वायरल इन्फेक्शन है। उसके बाद ये रेबीज। ये रेबीज आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता है। ये किसी पागल कुत्ते के काटने से होती है ना, इसको रेबीज बोलते हैं। हालांकि दूसरे जानवरों के भी, घोड़े वगैरह के काटने से भी होती है, इस पे अपन डिटेल डिस्कस करेंगे बाद में, है ना। फिर आता है ट्राइकोमा, डेंगू आप जानते हैं, चिकनगुनिया, कॉमन कोल्ड यानी नॉर्मल सर्दी जुकाम, एक्सेट्रा, इसमें आप कोरोना भी लिख सकते हैं, है ना। फिर आता है प्रोटोजोन डिजीज, यानी जो प्रोटोजोआ के द्वारा होती है, जिसमें एक मलेरिया, अमीबोइसिस क्योंकि एंट अमीबा उसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है, कालाजार, ये इसका पैरासाइट मच्छर होता है, लेकिन इसका जो 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 ऑर्गेनिज्म होता है वो प्रोटोजोन होता है। स्लीपिंग सिकनेस, ये मैंने आपको बताया था एक बार लास्ट ईयर 12th-11 में, ये सोने की बीमारी, इसमें सीसी फ्लाई ग्लोसिना पेल्पेलिस नाम की एक मक्खी होती है, उसके द्वारा ये पैरासाइट हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है। और व्यक्ति जब ये हमारे ब्रेन में जाता है और वहां जाकर के न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, और उसके टॉक्सिन बनाने से व्यक्तियों को, यानी जो जो मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनको बहुत ज्यादा नींद आती है, खूब सोते हैं, और सोते सोते उनकी वो कोमा में चले जाते हैं और डेथ भी हो सकती है। इसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। फिर आता है हेलमिन्स डिजीज, यानी जो हेलमिन्स से होती है, जिसके अंदर टीनियसिस, ये आप जानते हैं, टीनिया सोलियम आप लोगों ने बनाया था स्पेसिमेन, इससे ये सुअर वगैरह के कच्चे मांस से होती है। एस्केरेसिस, एस्केरिस से। फाइलेरेसिस, इसको आदर्श को मालूम है, ये हाथी पांव रोग है ना, ये हाथी के जैसा पांव हो जाता है, फूल जाता है पूरा पूरा, इसको फाइलेरेसिस कहते हैं। फिर ट्राइकोमोनास, ये ट्राइकोमोनास नाम का पैरासाइट होता है, ये भी हमारे अंदर एक वर्म्स होता है। फिर आता है फंगल डिजीज, इसमें रिंग वर्म वगैरह जो होते हैं, इसको हम लोग रिंग वर्म या फंगल डिजीज कहते हैं। ठीक है, मैं अब आपको तीसरे टेबल पे आता हूँ। ये देखिए आप लोगों को ये तीसरी टेबल दिख रही होगी, इसमें दे रखा है डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोज, यानी प्रोटोजोआ के द्वारा हमारी बॉडी में होने वाली एब्नॉर्मलिटीज या बीमारियां। इसके अंदर में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर,
कि जैसे कोई भी बीमारी है उसका पॉजिटिव एजेंट कौन किसके द्वारा फैल रही है। जैसे अपन मलेरिया की बात करते हैं, है ना, तो मलेरिया एक्चुअली मैं आपको अभी बता दूं, ये एक 12th का ऑब्जेक्टिव बनेगा। ये मेनली, वैसे तो कई सारे इसके, लेकिन मेन 4 तरह के इसके वेराइटी होती है इस प्लाज्मोडियम की, है ना। पहला वाला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा ओवेल, तीसरा मलेरी और चौथा फेल्सीफेरम, है ना। ये 4 तरह के होते हैं और इनसे अलग अलग तरह का मलेरिया हमको हमारी बॉडी में होता है ना। ये चारों तरफ लिखे आप लोग देख लेना इसके अंदर। ये फिर आता है अपन ट्रिपेनोसोमाइसिस। ये ट्रिपेनोसोमा जो होता है इसके द्वारा होता है, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी, है ना। इसका जो नाम होता है ट्रिपेनोसोमा गेम्बिन्स। ये फिर आता है एमीबोइसिस, जो कि अपन ने डिसेंट्री वगैरह जो बोलते हैं इसको दूसरी भाषा में, ये होती है एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये इसका पॉजिटिव एजेंट है, इसके द्वारा होता है, जिसमें ये डिसेंट्री या इंटेस्टाइन की एबनॉर्मलिटीज है, जिसमें व्यक्ति को मरोड़ आती है, पेट दर्द करता है और झाग के साथ टॉयलेट आती है, जिसमें व्यक्ति को मतलब बार बार लूज मोशन होते हैं। ये अभी बारिश के दिनों में आम बात है बीमारी, जो हम लोग बाद में इसको ट्रीटमेंट वगैरह के थ्रू अच्छा कर सकते हैं, है ना। और ये जेराइडेसिस तो जरूरत नहीं, आपको इतने काम का नहीं है, कालाजार भी नहीं, बस शुरू के तीनों आप लोग पढ़ लेना, ये आपको काम का है। ठीक, अब अपन आते हैं वापस, आ जाता हूँ मैं इसके अंदर। हाँ, अब आप लोग चाहे तो अपना वो ऑन कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम वगैरह किसी को हो तो बोलने के लिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ इसके अंदर, है ना। चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको थोड़ा सा इसके अंदर, है ना। अ, अब जो आपको जो मैंने नोट्स में नहीं दिया है वो मैं कुछ इसके अंदर बता रहा हूँ कि जो बीमारी होती है हमको, उसमें उसको हम लोग बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कि हमें हुई कैसे बीमारी, हमारी बॉडी में उस बीमारी का पैरासाइट इंटर कैसे करा। ठीक है, ये बताता हूँ आपको मैं, एक सेकंड। हाँ, अब सुनिए, आपको समझ में आएगा इसके अंदर। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो हमारी बॉडी में डायरेक्ट किसी पैरासाइट वगैरह किसी को छू लिया हम लोगों ने, उससे आ गई, या दूसरे में इनडायरेक्ट मतलब आ गया कि कोई व्यक्ति ऑलरेडी जिसको सर्दी जुकाम है, वो कोई स्कूल की रेलिंग वगैरह पे कोई हाथ लगा के गया और हमने वहां पे टच कर लिया, वो इनडायरेक्ट आता है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन बात करते हैं, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात तो मैं और आपको बाद में करूंगा। इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर बता दूं कि स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी ऐसी बीमारी जो हमारी बॉडी में इंटर करती है, तो वो लगभग 5 स्टेज में हमारी बॉडी में उसकी साइकिल पूरी होती है। इसमें आप लोग सब अभी बहुत सुन रहे होंगे घर पे, इसलिए मैं इस चीज को थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। पहला कहलाता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड, है ना। इंक्यूबेशन पीरियड आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इंक्यूबेशन का मतलब होता है जब हमारी बॉडी में कोई, जैसे कोरोना की बात चल रही, कोरोना बार बार इंक्यूबेशन वर्ड यूज हो रहा है, तो इंक्यूबेशन का मतलब होता है वह समय जिसमें हमारी बॉडी में कोई पैरासाइट बॉडी में इंटर करने के बाद अपनी ग्रोथ करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है। हम बीमार नहीं पड़ते, लेकिन वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है उस समय में, उस पीरियड को हम लोग उसका इंक्यूबेशन कहते हैं। इसको थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज में बात करें तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। दिस इज द टाइम ऑफ इंटरवल बिटवीन एंट्रेंस ऑफ पैथोजन एंड इमरजेंस ऑफ सिम्टम्स इन द होस्ट बॉडी, है ना। इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। फिर आता है दूसरे नंबर पे ऑनसेट पीरियड। ऑनसेट पीरियड का मतलब होता है ये वह समय होता है जिसमें हम लोग बीमार पड़ते हैं, हमको लगता है अरे सिर दुख रहा है अचानक, या उल्टी ऐसा हो रहा है, या फीवर आ रहा है तेज, इसको हम लोग बोलते हैं ऑनसेट पीरियड। इन दिस पीरियड सिम्टम्स डेवलप रेपिडली, यानी तेजी से हमारी बॉडी में लक्षण उसके उभरने लगते हैं। यानी यहीं पे लोगों को जाके पता चलता है कि उनको कोरोना हो गया है या कोई दूसरा फीवर हो गया है। दिस पर्सन बिकम डिजीज एंड अनहेल्दी। इस कंडीशन में व्यक्ति बिल्कुल लेट जाएगा बिस्तर पे, उसको उल्टी होने लगेगी या बुखार वगैरह जो भी आने लगेगा। इसको ऑनसेट पीरियड कहते हैं। तो इंक्यूबेशन समझ में आ गया आपको, ऑनसेट समझ में आ गया। तीसरा होता है क्लाइमेक्स पीरियड। क्लाइमेक्स का मतलब होता है ये वो कंडीशन होती है जिसमें उस बीमारी का असर सबसे ज्यादा पीक पे होता है। इस कंडीशन द डिजीज प्रिवेल्स
इन इट्स एक्सट्रीम और सीवेरिटी, यानी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हो जाता है उस बीमारी का असर, इसको क्लाइमेक्स पीरियड कहते हैं। और एक क्लाइमेक्स पीरियड के बाद व्यक्ति में धीरे धीरे ये समय कम होता जाता, मतलब बीमारी के सिम्टम्स वापस कम होने लगते हैं, उसको उसका डिक्लाइन पीरियड कहते हैं। फिर धीरे धीरे व्यक्ति वापस 1-2 दिन के बाद चाहे दवाई गोली के द्वारा या अपने आप या कुछ भी ट्रीटमेंट के द्वारा व्यक्ति वापस धीरे धीरे सुधरने लगता है, इसको उसका डिक्लाइन पीरियड कहते हैं। और आखिरी में जो 5वीं स्टेज आती है उसका पीरियड ऑफ कन्वेलेसेंस, यानी ये वह अवस्था होती है जब उस बीमारी के सिम्टम्स पूरी तरह से चले जाते हैं और व्यक्ति फिर से अपने आप को ठीक महसूस करता है। तो ये 5 स्टेज होती है किसी बीमारी को। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं, ये आप याद, क्योंकि ये आपको हर बीमारी में लिखना है, चाहे चाहे आपका वो बैक्टीरियल डिजीज हो, वायरल हो, सब में ये लिखना है ना। पहला है इंक्यूबेशन पीरियड, दूसरा ऑनसेट ऑफ पीरियड, तीसरा है क्लाइमेक्स पीरियड, चौथा होता है उसका डिक्लाइन पीरियड, और पांचवा होता है पीरियड ऑफ कन्वोलेसेंस। ठीक है। हाँ। अ, एक सेकंड, अब कुछ बच्चा पूछ रहा है मेरे से, वो बताता हूँ मैं, है ना।